Good evening. Good evening, Evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Sir, sir. can Patience. Good evening. जी सौरभ जी। हाँ जी जी। आप लोगों को अगर इस डिस्कशन में आनंद आ रहा हो, अगर आप लोगों की कोई भी समस्या इससे दूर हो रही हो तो मैं अच्छा से महसूस करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई अन्य भी डाउट हो तो आप प्लीज इसमें लिखते जाएं। मैं आपके सभी के प्रश्न ले रहा हूं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं आपके प्रश्न को छोड़ दो के आगे बढ़ूंगा, कि मैं आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देकर ही जाऊंगा। ये मेरा पहला कर्तव्य है, ठीक है ना। द की डिफरेंस गोल इज सेट target that a person want to achieve, while aim is a determined course of a person set to achieve a target. ट्विसी गोयल, गुड, अच्छा आपने लिखा है। या आपने मतलब कम से कम इस पे विचार किया। मेरा मकसद यही था कि आप एटलीस्ट इस चीजों को समझे कि गोल और एम में क्या अंतर होता है। Life goal are what we want to achieve, and the aim of is to give to life a purpose. And very good, रिधिमा ठाकुर, आपने और भी उसको रिफाइन करके बताया। अच्छा लग रहा है। देखिए, इन प्रश्न और उत्तर का कारण सिर्फ ये होता है, ये नहीं होता है कि मेरा आप पे यकीन नहीं है या फिर मुझे आपसे उत्तर लेना है। बस ये रखना है कि उत्तर आपको भी पता है, आपने कभी इसका प्रयास नहीं किया होगा या किसी ने आपसे पूछा नहीं होगा, ठीक है। और अभी आपसे पूछा गया तो आप इसको अच्छे अच्छे रूप में बता पा रहे हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि इससे मुझे भी लगता है कि आप इस टॉक में जुड़े हुए, ठीक है। तो एक मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से बता पाऊँ जो हमें करना है, एम जो हमें अभी करेंगे। ये कुछ नया बात आपने बताया भावना जी, जो हमें करना है और जो हम अभी करेंगे, एम। थोड़ा सा आपको कहूँगा कि इट्स गुड। ये एक अच्छा, देखिए हमारे प्रश्न कभी ऐसे नहीं होते हैं कि 2+2 क्या होगा, उत्तर 4 ही होना चाहिए। अगर 4.5 बोल दोगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं है। गोल और एम क्या है, इसके ऊपर कोई ऐसा बहस नहीं होगा कि यही है सही वही है गलत। ये सोच का विषय है। मतलब इट्स लाइक आपको एक फोटोग्राफ दिखाएं, इसमें आपको क्या दिखता है, किसी को बंदर दिखता है, किसी को हाथी दिखता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बंदर देखने वाले का एक अलग थॉट प्रोसेस है, हाथी दिखने वाले का अलग थॉट प्रोसेस है। देयर नो वन इज राइट एंड नो वन इज रॉन्ग। सो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा चैट बॉक्स को पढ़कर कि ये आंसर मेरा सही है और इनका गलत है। वी ऑल आर इक्वली राइट एंड वी ऑल हैव इक्वल राइट टू एसेस यस आई एम करेक्ट। द पर्पस कि आप लोग एक दूसरे के उत्तर को भी समझें और सुनने के बाद देखें और स्वीकार करना सीखें कि ये भी उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी पक्ष ये है कि हम स्कूली शिक्षा से ही, आप लोग सभी बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हो, आप लोग इन बातों पे ध्यान दें कि रिजिड ना हो कि मेरा ही उत्तर सही है। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो 100% सत्य है। जो सत्य होता है वो तटस्थ होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बिंदु के समान होता है, उसे किसी भी दिशा से देखेंगे तो बिंदु ही दिखेगी। इसके अतिरिक्त हर एक तथ्य, जो भी तथ्य होते हैं जीवन के, उनके ऊपर विमर्श कर सकते हैं, विवाद न करें। विमर्श, जो मैंने शब्द आपको टॉक के शुरुआत में कहा था, भारतीय परंपरा में एक विमर्श का एक सिद्धांत रहा है। मैं आपको इससे इतर इस टॉक से थोड़ा सा अलग मैं थोड़े समय के लिए ले चलूंगा। भारतीय सभ्यता में विमर्श का क्या महत्व हो रहा है। विमर्श आप सुनते होंगे परिवार में या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस विषय पे मंथन हुआ, आत्म मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श का मतलब क्या हुआ? विमर्श कभी भी विवाद को नहीं पैदा करता। विमर्श में आप लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस असहमति के बीच में भी एक सहमति की संभावना होती है, उसे विमर्श कहते हैं। विमर्श में हम कॉमन सॉल्यूशंस की ओर जाते हैं।
जैसे कि अभी हमने बात कहा एम और गोल में क्या अंतर है, ये हम विमर्श कर रहे हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। प्लीज लिसन, आप सभी लोग, दिव्यांशु हो, प्रीतेश हो, धर्मेंद्र हो, ठीक है ना, कार्तिक हो, सभी लोगों से मेरा ये है कि ये हमारा विमर्श है, ये हमारा टॉक जो है विमर्श चल रहा है। हम लोग इस विचार के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या गोल और एम एक ही चीज है। उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति कहे दोनों एक ही है, दोनों के दो नाम बना दिए गए, ठीक है, उनका भी पक्ष है, उसको रखेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि उससे लड़ने लग जाएंगे कि नहीं ये गलत है। एक 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 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये गोल और एम अलग होता है, इसलिए लड़ना। उसके विचार को सुने और सुनने के बाद स्वीकार करें कि हाँ क्या और किस पक्ष से उसने कहा कि ये दोनों चीजें एक हैं, अलग नहीं है, ठीक है ना। तो विचार और विमर्श कि हमारे समाज के दो बहुत ही बुनियादी चीज होते थे जिसपे हमारे समाज का सारा ज्ञान छुपा था, विचार विमर्श। और आप सभी से मैं कहूंगा कि अपने विद्यालय में, शिक्षा संस्थान में, जहां भी रहें, कभी भी रिजिड ना हो। जब कभी भी आप कभी किसी चीज पे एक दूसरे से बहस की मुद्रा में आए, विवाद की मुद्रा में आए, तो प्लीज अपने इस मित्र को, अपने एक सहयोगी को याद करें कि सौरभ कुमार नाम के एक थे, उन्होंने कहा था कभी भी विवाद ना करें, विमर्श करें। विमर्श एक उचित विकल्प है विवाद से बचने का और एक बेहतर चीज समझ पाने का कि हाँ इस परिस्थिति में ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, उपयोगी सहायक हो सकती है, ये यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे कोई कहे चम्मच से ही खाना ठीक है, क्या चम्मच से ही खाना ठीक है? अब उसे मैं रोटी दे दूंगा, कैसे खाएगा वो चम्मच से? कह सकते हैं ना कि चम्मच से खाना बेहतर होता है कई जगह पर, अच्छा लगता है देखकर, लेकिन कुछ जगह नहीं खा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर किसी ने कह दिया कि एम और गोल एक होगा तो भी ठीक है, मैं उससे बहस करना नहीं है कि नहीं, उससे जानना चाहिए कि किस मामले में उसे लगा, है ना। सर क्लास कितने बजे एंड होगी? ओके, आई थिंक सरमनप्रीत सिंह जी को कहीं जाना होगा, तो क्लास नहीं है, ये पहली बात है, डिस्कशन है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा भी सकती हैं। सौरभ जी, मेरे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली 7 o'clock ना इनका शेड्यूल्ड क्लास होता है इग्नाइटेड माइंड्स का ही सब्जेक्ट का, तो हमें मैं अभी 7 o'clock। मैं 5 मिनट में आपको खत्म कर दूंगा, 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये लास्ट स्लाइड ही है, इसके बाद केस स्टडी एंड डिस्कशन है। तो मैं आपको ये बता रहा था इसमें कि गोल ऑफ लाइफ क्या होते हैं, एम्बिग्युइटी से परे होते हैं। धन्यवाद सर, मैं इस चीज को ध्यान में रखूँ, मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा। मैं थोड़ा सा बह गया, विषय वस्तु से थोड़ा सा हट गया, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चीजें उन्हें बताना जरूरी है मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आगामी जीवन में बेहतर तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं विषय के ऊपर, हर विषय के ऊपर। जी जैसे जी गोल आप देख रहे हैं, ये प्रारंभिक चीज है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने जानबूझकर एक ऐसे विषय को रखा है जो बहुत ज्यादा चर्चा पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल गोल के 17 विषय दिए हैं, 17 सस्टेनेबल गोल है। तो एटलीस्ट मैं जो अपने स्लाइड में आपको बताया था ना कि आप आज के डिस्कशन के बाद क्या लेकर जाएंगे घर, तो अगर मैं ये सोचता हूँ आपको कुछ भी नहीं मैंने दे पाया, कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन तो आपके पास जाएंगे कि कल होकर आप ये बोलोगे कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल गोल 17 होते हैं। किसी क्विज कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये आंसर आपके पास पता होगा, तो यू आर टेक होम वर्ड है ये, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल गोल है, ये गोल जो होते हैं ना, छोटे छोटे आपके बुनियादी जरूरतें होती हैं, ठीक है। इनको पूरा कर कर आप एम की तरफ बढ़ते हैं, एम आपका लक्ष्य होता है, ठीक है। लक्ष्य आपके जीवन का एक ही हो सकता है, दो लक्ष्य नहीं हो सकते, लेकिन छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह आपको उठकर नाश्ता करना है, ये पहला गोल होता है। मम्मी कहती है नहा लो बेटा, नहा लो बेटा, नहा लो बेटी, क्यों बोलते हैं? वो आपका एक गोल है, दैट इज योर वर्क। अच्छा स्कूल होगा, स्कूल चले गए, वो भी एक गोल है, खत्म। अच्छा खेल आओ, वो तीसरा। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म ए वेरी नाइसली। एक अच्छा आपका आज के दिन का एक एम था कि आप सेफली कुछ लर्न कर लो। एक छोटे छोटे गोल्स से आपके दिन का एक एम बनता है। ठीक उसी प्रकार से बड़ी बड़ी संस्थाएं, राष्ट्र अपना एक एम रखती है। अब आपसे मैं पूछूं, यहाँ पर देखिए ग्लोबल गोल्स है, 17 गोल्स है, यूनाइटेड नेशन का एम क्या है?
एम बगल में लिखा है उसके यूनाइटेड नेशन के प्रियम्बल में कि एम क्या है, विश्व शांति एम है उसका, ठीक है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, डेमोक्रेटाइजेशन हो, ये सब उसके एम है। इस एम को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाए गए हैं। अगर ये गोल्स नहीं होंगे तो वो एम ही नहीं होगा। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आपको अपने जीवन में छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे ताकि आप अपने जीवन के बड़े एम की तरफ जा सके। और छोटे गोल्स इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी से डील होते हैं। एम के लिए प्रिसीजन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों का समावेश आपको पता चल गया इस स्लाइड का कि आपके जीवन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का दोनों का होना बैलेंस जरूरी है। इनके बैलेंस से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन छोटे छोटे गोल्स के द्वारा आप एम की तरफ जा सकते हैं। भारत के का एम क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एम ऑफ इंडिया? आपके देश का एम क्या है? आप में से कोई व्यक्ति जानना चाहेगा या बताना चाहेगा तो यहाँ टाइप कर सकता है। हम बहुत खुशी होगी अगर जानकर। एम ऑफ इंडिया कहाँ है और कहाँ लिखा है ये? अगले स्लाइड की ओर चलते हैं सर। हाँ, ये भारतीय विज्ञान और मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा हमेशा से साइंटिफिक टेम्परामेंट देती रही है लोगों को, जनमानस तक, हर व्यक्ति को। दिव्यांशु, एम ऑफ इंडिया आपको कहाँ से पता चला ये भी आप लिख कर भेजे। ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है डेवलपमेंट। एम ऑफ इंडिया कहीं लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। To bring the scientific fact into practice, science is presented with wonderful stories and facts. क्योंकि हमारे समाज में विज्ञान बहुत डीप रूटेड था, लेकिन आपको भी पता है कि हर कोई विज्ञान नहीं पढ़ता है। आपके घर में हो सकता है आपकी मम्मी आर्ट्स की विद्यार्थी हो, आपकी बहन कॉमर्स की विद्यार्थी हो, हर कोई साइंस नहीं पढ़ता है। लेकिन साइंस को हर किसी तक पहुंचाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अनंत रिसर्चर्स, शोधकर्ताओं ने उन्हें छोटे छोटे लोक कथाओं के द्वारा, लोक रीतियों के द्वारा हमारे जीवन में ला दिया और विज्ञान हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा बन गया। समझ रहे हैं आप? ये जीवन में हमारे समाज, हमारे भारतीय व्यवस्था में विज्ञान हमारे जीवन में रोज की, रोजमर्रा की चीजों में जुड़ा हुआ है। हमारे वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम, क्रॉप हार्वेस्टिंग पैटर्न, फूड हैबिट, बेस्ड ऑन द जो बेस ऑफ सिविलाइजेशन है, वो सब कुछ हमारे डीपली साइंटिफिक टेम्परामेंट्स को सूचित करता है। as a student we must understand the things and try to ask what, why and how, जो पिछली बार हमने कहा। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे देश का जो एम है वो डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आप प्लीज सभी बच्चे प्रियम्बल को पढ़ें। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम सभी मिलकर क्या बनाने की चेष्टा करते हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो किसी भी तरीके के भेदभाव से दूर रहे, भय से दूर रहे, सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था मिले। ये हमारा लक्ष्य है। इसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कई छोटे छोटे योजनाएं करते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना आप सुनते होंगे, सरकार की उज्ज्वला योजना, हर किसी के घर में गैस पहुंचाना, ठीक है ना। अंत्योदय योजना, आखिरी पड़ाव तक बैठे हुए जो विहीन व्यक्ति हैं, जिनको संसाधन नहीं है, वहां तक उनको संसाधन पहुंचाना। ये रिसोर्स की डेमोक्रेटाइजेशन है। इस छोटे छोटे गोल्स के माध्यम से हम अपने एम तक पहुंचेंगे। दैट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। रीड द प्रियम्बल। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं आपके सामने ये जो स्लाइड लगाया हो ना, इस स्लाइड्स को आप जब देखेंगे तो आपको कई देख रहे होंगे, 1 2 3 4 और इधर से 5, 20 मॉडल्स हैं। अब मैं इन 20 के बारे में आपको बताता हूँ। ये 20 चीज है क्या? ये 20 के 20 चीज पॉन्ड है, लेक है, तालाब है। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमारे देश में तालाब के कई नाम हैं। कई नाम है, एक नहीं कई, हर क्षेत्र में अलग नाम है।
और आपको ये भी जानकर खुशी होगा कि नाम सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पंजाब में है इसलिए इसको ये कह दिए, वो महाराष्ट्र में है तो वो कह दिए, और बिहार में है वो कह दिए, और राजस्थान में नहीं, ये सभी अलग अलग प्रकृति के भी हैं। कोई लाइमस्टोन के इलाके में है तो उसको एक नाम मिला, जो खुदाई के बाद बनता है तो दूसरा मिला, किसी को बनाने के बाद उसको अलग तरीके से उसकी रखवाली की जाती है, जैसे टांका, उसको अलग नाम मिला। यानी कि आपको ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं कितना रिच था हमारा इंजीनियरिंग स्टाइल। ये भारतीय शैली इतनी रिच थी, ये सभी चीजें 800 900 साल पहले बनाई गई थी। ये सभी जो आप देख रहे हैं 800 900 साल पहले, जब ना कोई विश्वविद्यालय वजूद में था, आज के मॉडर्न विश्वविद्यालय, पुराने तो थे ही, और ना ही कोई आईआईटी था, ना ही कोई वैज्ञानिक हुआ करते थे। उस वक्त के लोग ग्रामीण, कुशल, कौशल युक्त सामाजिक व्यवस्था में जीने वाले लोग ही इन सब का निर्माण किया। ये सभी ग्रामीणों के द्वारा बनाए गए कृतियां हैं जो आज भी जीवित है हमारे देश में, अब मिट रही हैं धीरे धीरे। इसको स्लाइड को दिखाने का मतलब ये था कि हमारे भारतीय शैली में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो आपके अंदर प्रेरणा देंगे कि हमारी इंजीनियरिंग, हमारी वास्तुकला गौरवशाली रही है, और हम अभी भी गौरवशाली हैं, और क्योंकि ये जीवित हैं अभी। ये है, कहता है इंडियन आर्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। ये सभी चीजें इस तरीके से बनाई गई कि प्रकृति के साथ समावेशित रहे, ये प्रकृति से अलग नहीं रही है। लोकल पार्टिसिपेशन, वहां के लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन से ही बनाई गई, इसलिए लोकल लोग बनने के बाद भी उसके प्रति अपनी सहानुभूति रखते थे, इसलिए उसको मिटने नहीं दिए। सोशल प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया गया इसे। नीड बेस्ड सॉल्यूशन, जब जरूरत हुई तभी ये बनाएगा, ऐसा नहीं कि जरूरत है नहीं है, फ्लाईओवर की जरूरत है नहीं है लेकिन बना दो। एग्जिस्टेड सिंस, तब 800 900 साल पहले से ये बनते चले गए हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं सर। आपको ये मैं दिखाता हूँ इंडियन लाइफ स्टाइल एंड साइंस विद। ये आप बाईं ओर देखेंगे, ये आपके पास कुछ स्पाइसेस हैं, इनके आपको नाम भी लिखे हैं। इनमें से आप सभी लोगों को पहचानते हैं? ये हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया है, इलायची है, ये आपको मस्टर्ड सीड है, ठीक है ना, लाल मिर्च है, जीरा है, ये सभी मसाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मसाले आपके पहले औषधि होते हैं। दीज आर द मेडिसिन दैट वी टेक एवरी डे। और आपकी पहली साइंटिस्ट आपके घर में आपकी माँ होती है, जिन्हें ये पता होता है कि इन औषधियों को कैसे यूज करना है। आपको कभी भी पता होगा, आपकी घर में दादी या अम्मा, सभी लोग हल्दी को हमेशा पकाकर आपको खिलाया जाता है, और कच्ची हल्दी आपको घाव में लगाया जाता है। इनके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हिंदी महीनों के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, भारतीय कैलेंडर्स है, ये हमारे अपने आधुनिक शैली के कैलेंडर से अलग है। ये जनवरी मार्च, इसके मौसम बिल्कुल इसके अनुसार से आते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि जनवरी में गर्मी आने लगी, लेकिन चैत के हिसाब से ही मौसम बदलेगा, फागुन के हिसाब से ही मौसम बदलेगा। ये भारतीय शैली है। इसको बताने का मतलब है कि भारतीय परंपरा ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजों के आने के बाद ही विज्ञान करना सीखे, हम उसके पहले से भी विज्ञान करते थे, वो भी करते थे, हम अपने तरीके से करते थे। अगला स्लाइड सर। साइंस ऑफ नॉलेज वाज ऑलवेज। जब मैं क्लास में था तो हमने भी इस प्रकार के 4-5 किस्म के बादलों के बारे में पढ़ा था। मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय शैली में कितने प्रकार के बादलों के बारे में कहा गया है। 15 प्रकार के बादल के बारे में बताया गया है, 7 प्रकार के रेन के बारे में बताया गया है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो पहले नहीं था और अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। रूप बदल दिए गए हैं, जैसे फिल्मों का रीमेक बनता है ना, जो पहले की फिल्में थी उसको दूसरे चरित्र के साथ फिर से बना दिया गया, स्टोरी वही है। ठीक उसी प्रकार से
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना मॉडर्न साइंस गलत है ना प्राचीन साइंस गलत है, दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन ये पहले से भी एग्जिस्ट करता था। कई बार हमें बताया जाता है कई मीडिया माध्यम से कि भाई हम लोगों को ये सब चीजें तब बताई गई जब अंग्रेज आए, ऐसा कोई नहीं था। सब चीजों के बारे में हमें भी पहले से पता था, लेकिन उसकी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमें जैसे वेदर के बारे में भी पता था, हमें रसायन के बारे में भी पता था, और हम लोग उसका प्रैक्टिस भी करते थे और करते आए हैं। अगला अगला स्लाइड, लास्ट स्लाइड है। हाँ, मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। मैं आपसे 5 मिनट लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप समय दें सभी लोग। ये लोकोक्ति का विज्ञान मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक विषय है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कार्य भी कर रहा था कि लोकोक्ति का विज्ञान क्या था या क्या है, और इसके ऊपर हमें क्यों बात करना चाहिए, आप जैसे स्कूली छात्र को क्यों करना चाहिए। मैं आपके लोकोक्ति के बारे में बताऊंगा। लोकोक्ति संस्कृति के विस्तार का एक संक्षिप्त प्रस्तुति होता है। बड़ी बड़ी भाषा हटा के हम इसको छोटी भाषा में कहते हैं कि लोकोक्ति लोकल लैंग्वेज में हम जब डिस्कशन करते हैं ना, तो कोई चीजों को जो मुहावरों में बात करना, ठीक है ना, अल्प शब्द का उपयोग करके, कम शब्दों का उपयोग कर कर हम जो बात कहते हैं उसको कहने के तरीके हैं। जैसे कहते नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, गाने में भी प्रयोग होता है इसका, ठीक है ना। कि उसको कुछ करना नहीं आता है तो वो ये बता रहा है कि बदल गया, ठीक है ना। सर मुड़वाते ओले पड़े, ये सब हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है। ये मुहावरे थे, लोकोक्ति थे। इस पे कई चीजों का आपको समागम था, मैसेज होता था। मैं इसी प्रकार से ये कह रहा हूँ कि विज्ञान भी हमारे लोकोक्ति का हिस्सा थी। और लोकोक्ति का हिस्सा क्यों थी? कि विज्ञान हमारे यहाँ समावेशित था, छोटे छोटे वर्ग में भी विज्ञान था। ऐसा नहीं था कि विज्ञान सिर्फ रिसर्च लैब में ही था, विज्ञान लोगों के घर में भी था। आप ये देखिए, एक शब्द था हमारे यहाँ, एक लोकोक्ति है, आदि न बरसे अद्रा, हस्त न बरसे निरान, कहे घाघ सुनु घाघनी, भय किसान पिसान। ये हिंदी में नहीं, अवधि में लिखा हुआ है। यानी कि आद्र नक्षत्र के प्रारंभ और हस्त नक्षत्र के अंत में अगर वर्षा हुई तो कहते हैं कि सारे फसल बर्बाद हो जाती है। यानी कि हमारे प्राचीन लोगों में जो लोक नायक थे, जो जनता थे, जो जो गांव के किसान थे, उन्हें भी इतना विज्ञान पता था कि किस नक्षत्र में, किस तिथि में वर्षा होती है तो उससे कितने फायदे होते हैं। यानी कि मेरा ये कहना है इस स्लाइड से, मोटिवेटिंग लेक्चर्स के बावजूद भी मुझे ये कहना है कि विज्ञान हमारे यहाँ समाज का छोटे छोटे आहत में भी था। आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें और उनसे कम हर व्यक्ति 2-3 अपने दादा दादी से 2-3 लोकोक्ति के बारे में जाने, जो विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, जो प्लानिटरी साइंस से जुड़ा हुआ हो, ताकि इनको आप अपने लोकोक्ति के विज्ञान को समाप्त ना होने दें। मुझे दुख लगता है कि आज के डेट में स्कूल के विद्यार्थियों में जब मैं पूछता हूँ तो उन्हें लोकोक्ति के बारे में पता नहीं होता है। गिने चुने मुहावरे जो टेक्स्ट बुक में होते हैं उतना ही पता होता है। क्या हमारा ये लोकोक्ति का विज्ञान आधुनिकता के साथ मर जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं आप आज इस क्लास में, इस टॉक के बाद आपको ये फ्यूचर चैलेंज देकर जा रहा हूँ। उस टॉक में मैंने आउटलाइन में कहा ना, फ्यूचर चैलेंज। क्या ये चीज हम प्रिजर्व कर सकते हैं? आप ही इसके प्रिजर्वर हो सकते हो। हमेशा आने वाली युग ही प्रिजर्व करती है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने टॉक को यही समाप्त करता हूँ, और साथ में आपको, जो लोगों ने कहा कि इसरो में वैज्ञानिक कैसे बना जाता है, क्लास 10th और 12th की पढ़ाई करने के बाद आपको बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ, या बीटेक एमटेक करके पीएचडी कर सकते हैं। एमटेक या बीटेक के बाद ही उसका एक एग्जाम होता है, एक एक औपचारिक परीक्षाएं होती हैं। उस परीक्षा को पास करने के बाद आपको वहाँ वैज्ञानिक के पद पे नियुक्ति मिल सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होता है। ऊपर आप पीएचडी तक जा सकते हैं। पीएचडी तक जाने का मार्ग बीटेक के द्वारा भी हो सकता है, सिंपल बीएससी के द्वारा भी हो सकता है। और दूसरा कि वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी।
कुछ जगह सोशल साइंटिस्ट भी होते हैं, यानी कि आप सोशल स्टडीज की पढ़ाई करके भी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, वहां से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सामाजिक चेतना के विषय पे काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे हैं, मैं आपको अपना ईमेल यहाँ पर लिख देता हूँ। और आप बिल्कुल ये ना सोचे कि एक वैज्ञानिक से आप बात कर रहे हो या उनको लिख रहे हो, समय नहीं। आप जब भी मुझे करेंगे, मैं हो सकता है विलंब से जवाब दूं, लेकिन मैं शनिवार रविवार को आपके सवालों के जवाब जरूर दे दूंगा, आपको जो भी चाहिए होगा। और आप लोग प्लीज अपने सभी प्रश्न मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं। हाँ, बिना सोशल साइंस के भी, सोशल साइंस क्या है मतलब, आप अगर लिटरेचर की, मनोविज्ञान की पढ़ाई करते हैं, आप साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, आप सोशल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं, इसके द्वारा भी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है ना? जिस प्रकार से अगर आपको आईआईटी जाना है, तो जरूरी नहीं है कि आईआईटी जाने के लिए आप विज्ञान ही लें, आप आर्ट्स लेके भी आईआईटी में पढ़ाई कर सकते हैं। ये प्रावधान है भारत में, और इसके लिए पूरा मौका भी है। यही है कि अगर आप बीटेक करके जाएंगे तो प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा जाएंगे, और बीएससी एमएससी कर कर जाएंगे तो आप गैर प्रोफेशनल में कहलाएंगे, नॉन टेक्निकल में। लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप वैज्ञानिक नहीं बनेंगे और वो बन जाएंगे। कुछ जगह सिर्फ टेक्निकल्स को ही चुने जाते हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह के लोग, इसरो के कुछ विशेष विज्ञान में आप सिर्फ इंजीनियर्स को ही लिए जाते हैं। आपको जिस प्रकार के सवाल चाहें दिव्यांशु, आपको कैरियर से रिलेटेड पूछना हो, कोई आपको समस्या हो, ठीक है ना, आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप मुझे एक बड़ा भाई समझकर भी पूछ सकते हैं, एक टीचर समझकर भी पूछ सकते हैं, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। खासकर अगर कैरियर से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, या आपको करियर सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। तो मेरा एक अपना अनुभव है, मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, साइंस से सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बन सकते। साइंटिस्ट एक, मैं भारत में भी समझता हूँ साइंटिस्ट एक गलत शब्द होता है। साइंटिफिक ऑफिसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट एक तमगा मिलना सीधा अच्छा नहीं लगता है। साइंटिस्ट बनने का मतलब होता है विज्ञान का अप्लाइड पार्ट, यू आर एप्लीकेशन पार्ट, रिसर्च प्लस एप्लीकेशन पार्ट में हो। साइंस पढ़ के आप साइंटिस्ट के जगह पर आप R&D में भी एनालिस्ट बन सकते हो, यू कैन बी एन एनालिस्ट ऑल्सो। साइंटिस्ट एक एनालिस्ट भी होता है, तो एनालिस्ट भी बन सकते हो, आप परफॉर्मर भी बन सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो साइंस पढ़कर। साइंस आपको एक्चुअली क्वेश्चन करना सिखाता है, क्वेरी करना सिखाता है। ऐसे क्वेरी तो सभी नॉलेज सिखाता है, ठीक है ना? सभी प्रकार के जो ज्ञान होते हैं आपसे क्वेरी कराते हैं। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट होता है, यानी कोसेंट यानी कि अगर आपको 10 में 11 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो क्या कहते हैं कि रिमाइंडर कितना बचा, कोसेंट कितना बचा, 5। वो जो एक कोसेंट बचता है ना, क्या हासिल होता है, वो आपका इंटेलिजेंस कोसेंट पता चलता है कि किसी भी चीज को आप जब एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस टूल होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट टेस्ट करने का, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा, जिससे आपको टेस्ट करते हैं। लेकिन सामान्यतः तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आपके एनालिसिस करने की क्षमता से आईक्यू का पता चलता है। सर विच इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन? सभी ऑक्यूपेशन बेस्ट होते हैं, किस प्रकार से आप करते हैं उसे कहा जाता है बेस्ट कहा जाता है। यही हमारे टॉक का पहला चीज था प्रिंस जी, और मुझे अगर याद है आपने ही कहा था अपॉर्चुनिटी को डिपेंड करता है, आपका मोटिवेशन अपॉर्चुनिटी से डिपेंड करता है। सभी वर्क ही इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिंस। ऑक्यूपेशन कोई बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है, बेस्ट ऑन योर एबिलिटी एंड योर अपॉर्चुनिटी, इन दोनों पे। लेकिन मैं ये कहूँगा एबिलिटी के आधार पर अगर आप प्रोफेशन चुनेंगे तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, ठीक है ना? अगर मैं एक अच्छा हॉकी का प्लेयर हूँ तो मैं हॉकी ही खेलूँ तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आईपीएल में पैसा ज़्यादा है इसलिए मैं आईपीएल खेलने चला जाऊँ, मैं वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी एबिलिटी नहीं है और मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। साइंटिस्ट बनने के लिए +1 +2 में आप साइंस
ले तो बेहतर है, अगर आप नॉर्मल साइंटिस्ट, विज्ञान वाले साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अदरवाइज आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन वो सोशल स्टडीज के वैज्ञानिक बनेंगे। ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स भी ले, और मैं आपसे अगर अगर आप मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ले सकेंगे तो और भी बेहतर है, क्योंकि मैं हमेशा चाहूंगा कि विज्ञान को समावेशिक रूप से पढ़े, टॉप करने के लिए ना पढ़े, ज्ञान हो, पढ़ लें, बाद में भले ही बायोलॉजी का उपयोग ना करें, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है सौरभ जी, बाकी क्वेश्चंस और इनके डाउट्स हम ईमेल से ले लेंगे, क्योंकि अभी जी समय की थोड़ी वो है शॉर्टेज। तो जी जी जी। आप सभी बच्चों के बिहाफ पे और इग्नाइटेड माइंड्स के बिहाफ पे मैं सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सौरभ जी ने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण तरीके से आपको मोटिवेशन, गोल्स और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, रिसोर्सेज को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, हमारे हिंदुस्तान में विज्ञान के क्या क्या चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, जिनका रीमेक करके आज के मॉडर्न टाइम में प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट थे, जो टॉपिक्स थे, उनके ऊपर सौरभ जी ने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम सभी का मार्गदर्शन किया। और मुझे उम्मीद है कि सौरभ जी का मार्गदर्शन हमें और इस इग्नाइटेड माइंड्स के बच्चों को, विद्या भारती के बच्चों को मिलता रहेगा, और उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। और जितने भी बच्चों का जो भी डाउट रह गया है, वो अपना डाउट, जैसा सौरभ जी ने बोला कि आप उनको डायरेक्ट मेल लिख सकते हो, उनका ईमेल आईडी उन्होंने शेयर भी किया था। बाकी मैं फिर से आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें उनका ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। और इस जो मोटिवेशनल टॉक है इसको यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।